नमस्कार, मैं हूं वास्तुकार अशोक गोयल। आप सोच रहे होंगे आज मैं आर्किटेक्ट शब्द की इस्तेमाल करने के बजाय वास्तुकार का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। वास्तव में आर्किटेक्ट का हिंदी रूपांतर वास्तुकार ही है या वास्तुशिल्पकार कह सकते हैं आप, और आर्किटेक्चर की हिंदी ट्रांसलेशन वास्तुशास्त्र है। एक लंबे समय से वास्तु पंडितों ने वास्तुशास्त्र की व्याख्या ही बदल डाली। तरह तरह के अंधविश्वास फैल गए, तरह तरह की जादू टोने वाली कहानियां वास्तुशास्त्र के साथ जोड़ दी गई। प्राचीन स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए कुछ पुस्तकें लिखी गई थी, समरांगनीय, सूत्रधार, मायामठम और इस तरह की कुछ अन्य पुस्तकें। प्राचीन काल में जितने भी निर्माण होते थे, चाहे भवन हो, चाहे किले हो, चाहे महल हो, चाहे मीनारे हो, चाहे शौर्य स्तंभ हो, वो सारे के सारे वास्तु के नियमों को ध्यान में रख के ही बनाए गए थे। जब कुछ साल पहले केदारनाथ में बर्फ का सैलाब आया तो बहुत सी इमारतें नष्ट हो गईं, लेकिन केदारनाथ के मंदिर की बाल कभी नहीं हुआ, क्योंकि केदारनाथ के मंदिर में जो निर्माण किया गया था वो बड़े बड़े पत्थरों के इंटरलॉकिंग सिस्टम से किया गया था। ये उस जमाने में निर्माण हुआ था जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, टीएमटी बार, टॉर स्टील या माइल्ड स्टील का आविष्कार नहीं हुआ था। दक्षिण भारत के ढेरों मंदिर इस प्रकार के बने हुए हैं, कई मंजिली इमारतें हैं। जब ना सामग्री ऊपर तक पहुंचाने के लिए क्रेन की व्यवस्था थी, ना कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर्स थे, सैकड़ों सालों से मंदिर आज भी खड़े हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में बाजार में ढेरों वास्तु की ऐसी पुस्तकें आ गई जिसमें वास्तु के नियमों को तथाकथित लेखकों ने अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कई भवनों में घर के बाहर कोई लाल बत्ती जल रही होती है या कोई लालटेन लटक रही होती है। वास्तु के नियम के अनुसार आग्नेय कोण में रसोई घर बनाने का सलाह दी जाती है। अब यह हर घर में तो संभव है नहीं कि आग्नेय कोण में यानी साउथ ईस्ट में किचन की व्यवस्था हो पाए। तो तथाकथित वास्तु पंडितों ने इसका उपाय निकाला कि आप किसी अन्य दिशा में अगर रसोई बना है तो उसके बाहर आप एक लालटेन लटका दीजिए, उसमें लगातार अग्नि जलती रहेगी, तो आग्नेय कोण हो गया। उसका और हल निकाला कि लालटेन की बजाय आप एक लाल बल्ब जला दीजिए। इसी तरीके से कहा जाता है कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से अगर आप वायव्य कोण में कुछ भी रखेंगे तो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा, वहां से चला जाएगा। ऐसी सलाह दी जाती है कि अगर परिवार में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसका कमरा वायव्य कोण में बना दिया जाए। शादी होने या रिश्ता मिलने या न मिलने के बहुत से कारण हैं। बच्चे की शिक्षा, उसका रंग रूप, उसकी पारिवारिक परिस्थिति और वर पक्ष की अपेक्षाएं। आप वायव्य कोण में कमरा बनाइए या आग्नेय कोण में कमरा बनाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वास्तु का एक और पाखंड है
कि बीम के नीचे सोने से दिमाग में टेंशन बढ़ती है। अगर आपका पलंग बीम के नीचे है तो आप तनावग्रस्त रहेंगे। उसका हल उन्होंने निकाला कि बीम के नीचे 2 बांसुरी लटका दीजिए। देखिए, जब वास्तु की परिकल्पना की गई थी, जब वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथ तैयार किए गए थे, तब बीम होती नहीं थी। जो भी निर्माण कार्य किए जाते थे इस प्रकार से किए जाते थे कि बड़े हॉल या बड़े कमरों को छत प्रदान करने के लिए डोम या बैरल का इस्तेमाल होता था। बीम नाम की कोई इस प्रकार की परिकल्पना थी नहीं। जो छोटे कमरे थे उसमें फ्लैट रूफ अगर बनाई जाती थी तो पत्थर की बड़ी बड़ी सिल्लियां या स्लैब्स को साथ साथ मिलाकर लगाया जाता था। और ये इस तरह के कमरे 12 या 14 फुट से ज्यादा चौड़े नहीं बन पाते थे, क्योंकि पत्थर की सिल्ली या स्लैब बनाने की अपनी सीमित व्यवस्थाएं थी। तो ये बीम की परिकल्पना कहां से आई? लोहे के गटर जब बने, कंक्रीट की बीम्स जब बनी, उसके बाद से ही बीम का व्यवस्था शुरू हुई और बीम और स्लैब की व्यवस्था शुरू हुई। और अब बीम के नीचे आप सोएंगे तो तनावग्रस्त हो जाएंगे, इसलिए 2 बांसुरी लटका लो। एक मूर्खतापूर्ण सुझाव है। वास्तु में पिरामिड की भी जगह जगह चर्चा होती है। मिस्र के लोग पिरामिड में मृत व्यक्तियों को दफनाते थे। जैसे शमशान घाट की राख को मंदिर की भस्म नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से पिरामिड शेप को शुभ नहीं माना जा सकता, या पिरामिड घर में रखने से या पिरामिड जगह जगह लगाने से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का प्रवाहन नहीं होगा। पिरामिड के तरह तरह के पिरामिड, अष्टग्रह पिरामिड, नवग्रह पिरामिड, तरह तरह के पिरामिड बेचने का एक बहुत बड़ा धंधा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में चलता है। कोई प्लास्टिक के पिरामिड बना रहा है, कोई कॉपर के बना रहा है, कोई अष्ट धातुओं के बना रहा है। वास्तु के सिद्धांतों को अगर आपने समझना है तो आपको इसकी गहराई में जाना होगा। आप जानते हैं, आर्किटेक्चर के विद्यार्थियों को जब सबसे पहले डिजाइन सिखाया जाता है तो जिस कागज पे रेखा चित्र बनाते हैं उस पे नॉर्थ पॉइंट को अंकित किया जाता है। इस नॉर्थ पॉइंट से ही तय होता है कि सूरज कहां से उग रहा है, कहां डूबेगा, उगते हुए सूरज की क्या गतिविधियां रहती हैं, डूबते हुए सूरज की क्या रहती हैं, हवा का आवागमन किस प्रकार का होगा, किस प्रकार से कमरों में सहनीय तापमान रखा जा सकता है। और अब तो फिर से ग्रीन बिल्डिंग की परिकल्पनाएं शुरू हो गई हैं कि ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का हम मनुष्य की भलाई के लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा दोहन कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लंबे समय तक हवा के आर्टिफिशियल आवागमन को तरजीह दी जाती रही, महत्व दिया जाता रहा, जिसको एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। महामारी ने यह भी दिखा दिया कि कंट्रोल्ड एयर को, एक कमरे में, एक वातावरण में भरी हुई एयर को आप कितना भी प्योरीफाई कर ले, उसमें से आप वायरस को नहीं मिटा सकते। महामारी के दौरान जगह जगह बड़े बड़े अस्पतालों ने एयर कंडीशनर बंद कर दिए, क्योंकि वही दूषित हवा सर्कुलेट हो रही थी। तो वास्तुशास्त्र में ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोतों का बेहतरीन इस्तेमाल किस प्रकार से हो, हवा का आवागमन कैसे हो, सूर्य की दिशा के अनुसार कमरों में किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, खिड़कियों की कैसे व्यवस्था हो,
दरवाजों की कैसे व्यवस्था हो। कालांतर में भले ही वास्तु पंडितों ने, तथाकथित वास्तु पंडितों ने वास्तु के नाम पर मूर्ख बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तुशास्त्र के सिद्धांत शाश्वत हैं। और यही एक ऐसा कारण है कि सैकड़ों हजारों साल पुराने हवेलियां, किले और महल आज भी मजबूती से खड़े हैं। और भूकंप के थोड़े से झटकों से ही पिछले 15-20 साल में बनाई गई इमारतें धराशायी हो गई। शुभकामनाएं, नमस्कार।